ये आप पूछेंगे उनसे, आप नहीं पूछ पाएंगे दाढ़ी पे। नरेंद्र मोदी की दाढ़ी रखने वाले ही सेफ हैं, वो इसी जैसे दाढ़ी रखने वाले परेशान हैं आजकल के। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जया मानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वी आर बैक इन अनदर रिएक्शन वीडियो। सो व्यूअर्स, आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। दिस वीडियो's टाइटल इज अंजना ओम कश्यप यही नहीं, अभी और सुनिए, वर्सेस असदुद्दीन ओवैसी। सो व्यूअर्स, आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। और जिन लोगों को नहीं पता कि मैं कौन हूं, तो मेरा नाम है उस्मान कुरैशी। नाम तो सुना ही होगा। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। तो यार आज कहना वीडियो क्या चाहते हो यार, व्हाट इज दिस यार। कहना क्या चाहते हो। अच्छा, तो व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि भाई जहाँ पर होते हैं अंजना ओम कश्यप जी, तो वहाँ पर आ जाते हैं मोहब्बत प्यार भरे असद वैसी यार बोलने तो दो यार। मतलब मोहब्बत प्यार भरे इनामात, मोहब्बत प्यार भरे जज्बात, मोहब्बत प्यार भरे इनामात जो भी हैं इनके दिल में या उनके दिल में, तो वो लेकर आ जाते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि भाई जहाँ पर अंजना ओम कश्यप आती हैं, तो वो भी असदुद्दीन ओवैसी को कहीं ना कहीं दिल की किसी न किसी गहराई में प्यार करती है। ये फंस गया सीएम। हाँ, ये है वैसे। मतलब दूसरा वाला लव नहीं, एक रिस्पेक्ट, मतलब रिस्पेक्ट वाला। तुम लोग तो यार कसम से पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाते हो। तो पहले काम करते व्यूअर्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बातों का बगीचा खोलेंगे बाद में। 3, 2, 1 पिल्ले। अभी देश की संसद में संविधान दिवस पर बोल कर आए हैं, संविधान पर बहस करके आए हैं असदुद्दीन ओवैसी जी, जो कि AIMIM के अध्यक्ष भी है और अब अपनी पार्टी की तरफ से इकलौते सांसद देश की संसद में है। लेकिन कोशिश ये करते हैं कि वो इस देश में अल्पसंख्यकों की आवाज़ बने। तो इसी पर पहला प्रश्न है, आप बनना चाहते हैं अल्पसंख्यकों की आवाज़ और मिलते हैं गिरिराज सिंह से, चक्कर क्या है ये? प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ओपनली किसी से मिल रहा हूँ तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। कोई ये नहीं देखता कि मैंने क्यों गिरिराज सिंह साहब से जाकर मिली। वो टेक्सटाइल के मंत्री हैं और हमारे जहाँ से विधायक जीत कर आए मुफ्ती इस्माइल मालेगांव से, वहाँ पे सिंगल पावरलूम इंडस्ट्री है और उस इंडस्ट्री को बचाने के लिए उनके जो इश्यूज़ हैं उसके लिए बात करने के लिए हमने टाइम लिया उनसे। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि गिरिराज सिंह हमको क़रीब 50 मिनट हमारे साथ बैठे और पूरी तफसील से इत्मीनान से हर एक इशू पर बात की और उन्होंने हमको तयक़ुन भी दिया कि जितना हो सका वो करेंगे। अब उनसे जाकर मिल रहे हैं तो अब जो अपने आप को जो भी कहते हैं वो चला रहे हैं, मिल लिए। अरे भाई, वो मंत्री हैं ना, मिलूँ मैं किससे कर रहा हूँ काम? मैं कोई आसमान से तो उतर के आने वाला नहीं है। सब पीछे पड़ गए हैं आपके चारों तरफ। नहीं, हम पीछे तो सब हमेशा पढ़ते रहते हैं, मुझे उसकी फ़िक्र नहीं है। मगर मालेगांव की जनता को मैंने वादा किया था कि आपके पावरलूम का जो मसला है हम जाकर मिले। वहाँ पर बांग्लादेश से चाइनीज़ फैब्रिक सार्क का गलत एग्रीमेंट जो है उससे आ रहा है। वहाँ पर बहुत इश्यूज़ हैं पावरलूम के, उसके लिए उनसे मिले। तो उसमें कोई, मैं फिर से मिलूँगा जाके। अगर ये लोग ऐसा समझ रहे हैं कि भाई मंत्री हैं, मैं आज से 7-8 साल पहले स्मृति ईरानी से मिला था। उन्होंने तो पूरा मीटिंग बुलाई थी टेक्सटाइल की, उस वक्त भी ऐसे ही प्रोपेगेंडा शुरू करे। हमको काम में मिलेंगे, गिरिराज साहब से मिलेंगे। पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे और रहेंगे बराबर, मगर वो कंसर्न मिनिस्टर है, उनसे तो मिलना ज़रूरी है। अब आ जाते हैं आज के संविधान वाली बहस पर। आपने देश की संसद में बोला है आप मुस्लिमों की आवाज़ बनते हैं, लेकिन सवाल है कि आप नेता तो देश के हैं ना, आप सिर्फ अल्पसंख्यकों के नेता कैसे बन सकते हैं इस देश में? आप कहते हैं ये बीजेपी वाले हिंदुत्व बेचते हैं, हिंदुत्व से वोट कमाते हैं। आप भी तो बस अल्पसंख्यक एक विक्टिम कार्ड खेलकर आप उनके नेता बनना चाहते हैं। मेरी आवाज़ सुनो, आप उन्हीं की बात आज जितनी देर आपने बोला, आपने सिर्फ अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर बोला। नहीं, उसमें बुरी बात क्या है? देखिए, भारत की पार्लियामेंट में जितने अपर कास्ट के एमपीज़ हैं और जितने ओबीसी समाज के एमपीज़ हैं वो बराबर हैं। और अगर किसी की नुमाइंदगी नहीं है एज अ ग्रुप, वो मुसलमान माइनॉरिटी हैं। आप 4% जीत कर आ रहे हैं और जितने एम्पिरिकल एविडेंस है, स्टडीज़ है कि मुसलमान सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो आप कमज़ोर की बात करेंगे या ताकतवर की करेंगे? छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए मुसलमान। और हमारे संविधान में देखिए, इक्वालिटी जो है सिर्फ फॉर्मल नहीं, हमारे संविधान कहता है कि सब्सटेंटिव इक्वालिटी वो देश में होनी चाहिए। तो उसके लिए बात करना अगर गुनाह है तो फिर गरीब हिंदू कमजोर नहीं है। हाँ? गरीब हिंदू कमजोर नहीं है। नहीं, आप देख लीजिए, जो गरीब हिंदू है और गरीब मुसलमान जो है उसके पर कैपिटा इनकम में बहुत फ़र्क है। और जो गरीब हिंदू है और जो गरीब मुसलमान है, सबसे ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में मुसलमान है।
तो ये डेटा है, ये मेरा नहीं है। और कल को आपके दफ्तर में कोई हिंदू आए बोले मेरी हालत तो ठीक नहीं है, नेताजी आप हैदराबाद के सांसद हैं, आपकी इतनी चलती है, तो आप उसके नेता नहीं होंगे? आपको जानकर हैरत होगी कि मुझे बहुत बड़ी तादाद में मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के बैकवर्ड क्लास समाज के, दलित समाज के और आदिवासी समाज के लोग वोट डालते हैं। लाख कोशिश कर लिए अमित शाह मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आकर, म्यूनसिपल इलेक्शन के लिए अमित शाह एक वार्ड में आकर कैंपेन किए, वहाँ पे हमारा कॉरपोरेटर राजमोहन 10,000 वोट से जीता। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों को दिखता नहीं। आप लोग कभी हैदराबाद आइए, हमारे ऑफिस में बैठिए आधे घंटे के लिए, अगर रोज़ 1,000 लोग से मुलाकात करते हैं हफ्ते में 6 दिन, तो उसमें आधे तो हमारे गैर मुस्लिम भाई बहनें हैं। हैदराबाद से आप देश थोड़ी बदलिएगा सर। अब पहुंचते हैं हम महाराष्ट्र पर। आपने इस बार कितने 16 उम्मीदवार अपने उतारे थे। पिछली बार चुनाव में आपको 7.5 लाख वोट मिले, 2 सीटें धुले और मालेगांव जीते। इस बार एक इंडिपेंडेंट पार्टी, मतलब इंडिपेंडेंट इस्लाम पार्टी उन्होंने बनाई और 164 वोट से आप 80% मुसलमान वाली सीट मालेगांव पर आप 164 वोट से जीते हैं। हाँ, तो यही तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का ईवल है ये। इसीलिए देश में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो उस वक्त हम लोग पसंद किए, सबसे गलत है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा तो जनता के वोट की वैल्यू भी होगी। तो और पिछली बार हम लोग ज़्यादा सीट लड़े थे, 40 के ऊपर लड़े थे, अब की बार सिर्फ 16 लड़े। होता है, जनता का फैसला है, हम उसको कबूल करते हैं, हमको शिकायत तो नहीं कर रहे हैं। आपको सब सुनना चाहते हैं, बस वोट नहीं देना चाहते हैं। आपने कहा यही है ना कि आपसे आप अपने आप को कई बार लैला कहते हैं पॉलिटिक्स में कि सब आपके इर्द गिर्द ये घूमते हैं, पर जनता ही सनम बेवफा हो गई आपके साथ। नहीं मर देखिए, ये जो इश्क है ना, इश्क में बेवफाई बहुत बड़ी चीज़ होती है, वरना इश्क ही नहीं होगा वो तो माशाल्लाह, ट्रांजैक्शनल दाढ़ी तो रिलेशनशिप होगा। दाढ़ी तो आपकी पहले से है, अब इश्क में आप क्या बढ़ाएंगे? नहीं, नरेंद्र मोदी को भी दाढ़ी है, आप पूछेंगे उनसे, आप नहीं पूछ पाएंगे दाढ़ी पे। नरेंद्र मोदी की दाढ़ी रखने वाले ही सेफ हैं, वो इसी जैसे दाढ़ी रखने वाले परेशान हैं आजकल के। कहाँ मेरे घर में खुदाई हो जाए कि 500 साल पहले कुछ था यहाँ पर। अच्छा ये बताइए कि आपके सांसद थे 2, अब इकलौते रह गए आप, इम्तियाज जलील साहब। नहीं, इम्तियाज जलील को बड़ा बुरा ही बुरा हो रहा है सर पॉलिटिक्स में आपके साथ। नहीं, कहाँ आपको लग रहा है अरे बुरा सर, विधायक 2 थे मालेगांव धुले, वो भी एक फिसल गए, तो नहीं, एक जीते कोई बात 164 से, नहीं, जैसे अरे कहते हैं वो भागते कोई बात नहीं, ये जनता है। नरेंद्र मोदी की मेजॉरिटी कम हो गई, अयोध्या हार गए, बहुत सी चीजें होती है ना, हम जाहिर है। तीसरी बार पीएम बन गए। हाँ, तीसरी बार पीएम बन गए। हाँ, वो बन गए, उसके कई वजूहात हैं बनने के। 240 पे आके रुक गए, 400 पार नहीं हुए। आप क्या इसी से खुश होते रहिए। नहीं, इसी से खुश नहीं हो रहे। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। अगर नरेंद्र मोदी की मेजॉरिटी कम हुई तो उनको भी रात में नींद नहीं आती होगी, क्योंकि फर्स्ट 2 राउंड में तो लीड नहीं कर रहे थे, अयोध्या की सीट हार गए और कहाँ उन्होंने महाराष्ट्र में कई सीट हार गए, तो हारे हैं ना। अब आते हैं दिल्ली में। अभी चुनाव की बाकी पार्टियों ने घोषणा की नहीं। ऐसा लगता है कि आपकी जो क्राइटेरिया और क्रेडिबिलिटी है सर उम्मीदवार चुनने की, वो ये है कि इसका नाम क्या, मतलब मैं आपके हर उम्मीदवार के लिए नहीं कह रही हूँ, कि क्या किसी दंगे में इसका नाम है, क्या किसी क्रिमिनल केस में नाम है। ताहिर हुसैन क्यों? 2020 के दिल्ली दंगों में नहीं, आप जज नहीं है, आप कोर्ट नहीं है। जब तक कोर्ट फैसला नहीं करेगी, देखिए ट्रायल बाय मीडिया से कई मर्तबा आप लोगों ने कई लोगों की ज़िंदगी को ख़राब किया, और बाद में जब कोर्ट का जजमेंट आया, मीडिया बाय ट्रायल उन चैनलों ने कभी जिक्र भी नहीं किया। आज भी मैं कह रहा हूं कि कोर्ट में मामला है, कोर्ट तय करेगा। अब रहा सवाल क्यों दिए, क्योंकि कानून इजाज़त देता है। अब आप ये सवाल नहीं पूछ सकते प्रज्ञा ठाकुर से। भारत की पार्लियामेंट में ऐसे 40% या 45% एमपीज़ हैं जिन पर ग्रीवियस चार्जेस हैं, उनके बारे में कोई नहीं पूछेगा। ग्रीवियस चार्जेस हैं किडनैपिंग से लेकर रेप तक, और जीत जाते हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर मैंने खुद पीएम से सवाल पूछा था, आंख में आंख डाल के पूछा था। अब आपसे आंख में आंख डाल के पूछ रही हूं कि जिस ताहिर हुसैन को दिल्ली 2020 के दंगों में दिल्ली की एक अदालत ने, अभी तक अभी मामला कोर्ट में चल रहा है, अदालत ने कुछ नहीं, एन एक्टिव राइटर कहा। नहीं छोड़ दीजिए वो। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का जिन पर आरोप है, मगर आपने नरेंद्र मोदी के आपको ऐसा क्या नायाब हीरा दिख रहा है सर, ये समझाइए ना।
नहीं, मेरे को एक बात अच्छी दिखी कि आपने नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डाल दिया। हाँ बिल्कुल। और आप पूछते। सलामत हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आपने ताहिर हुसैन पर मुझे सैटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया। नहीं नहीं, मुझे आपका criteria क्या है, नहीं सर, मैडम, चुनने का? सुनिए Candidate सुनिए आप मैडम, चुनते कैसे नहीं हैं? मैडम, देखिए मैं किसी टीवी चैनल पे जाके उनको क्राइटेरिया क्यों बताऊंगा? मेरी पार्टी ने, सुनिए, मेरे पार्टी का फैसला है, हमको लगा कि ताहिर हुसैन को टिकट देना चाहिए। कोर्ट ने उनको अभी तक क्या बोलते हैं, कन्विक्ट नहीं किया, और मुझे यकीन है कोर्ट इंसाफ करेगी। कोर्ट ज़रूर इंसाफ करेगा। जब इंसाफ हो जाएगा आप मुझे बुला लीजिए उस दिन। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रायल बाय मीडिया से अगर आप हर एक को ये मुजरिम है, ये इन्वॉल्व है, तो फिर कोर्ट को बंद कर देना पड़ेगा। अच्छा, आपकी नजर उन पर कैसे पड़ी? हाँ, अच्छा, कुछ तो नहीं, वजह रही नज़र इसलिए पड़ी क्योंकि अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी केस है, वो भी जेल को गए। दूध के धुले में है क्या वो सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल? आप बताइए, वो भी तो जेल को गए। ये अलग बात है कि इन दोनों को बेल हो गई, और जो 5 साल से जेल में उनको बेल नहीं होती। 2 मुख्यमंत्रियों को बेल हो गई। एक स्टैन स्वामी 85 साल का बूढ़ा जेल में मर गया। तो ये जुडिशियल सिस्टम में भी देखना पड़ेगा कि भाई नेशनल मेजॉरिटी और नेशनल माइनॉरिटी में क्या फर्क हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, बताइए। जब अरविंद केजरीवाल को बेल हो गई, सिसोदिया को बेल हो गई, ताहिर हुसैन को 5 साल से जेल में बेल क्यों नहीं होती? कई ऐसे लोग हैं जेल में, बेल नहीं हो रही है उन लोगों को। ये भी समझ में नहीं आ रहा हमको क्या है। अब फिर आप लोग वो हमको ले जाके मिला देते, आप मिले हुए हैं। अरे मिले हुए हैं तो छूट क्यों नहीं रहे लोग? फिर ये क्यों नहीं निकल रहे जेल से बाहर? अगर आरोप साबित हो गए तब उस दिन आप मिलिएगा मुझसे। अरे मैडम, आपसे मिलने को हमेशा तैयार है, हम कहाँ भागने वाले हैं? हम तो हर आदमी से मिलते हैं, कौन नहीं अंकित मिलेगा? शर्मा आईबी अधिकारी थे, उनकी हत्या हुई। नहीं, देखिए, उनकी हत्या नजर कैसे मिलाइएगा? नहीं, उनकी हत्या कंडेमनेबल है, बिल्कुल कंडेमनेबल है। क्या करें आपके कंडेमनेशन का? नहीं, क्या करें बोल आप तो आरोपी को टिकट दे रहे हैं। आरोपी है ना। देखिए, संविधान से, लॉ से देश चलेगा, उसके बगैर चल आप बोल देंगे? आप तो तय नहीं करेंगे ना, कोर्ट तय करेगा एविडेंस की बुनियाद पर, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना पड़ेगा। देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर ओवैसी साहब क्या बोलना चाहेंगे? अरे पार्लियामेंट में बोले, आप खुश नहीं हुए? कल बोले हम। आप तो सरकार को घेर रहे थे, लेकिन नहीं, सुनिए एक बात नहीं, सुनिए। आप क्या वहां की सरकार को, मोहम्मद यूनुस की केयरटेकर सरकार को आप कटघरे में खड़ा अरे मैं करेंगे? प्रधानमंत्री थोड़ी हूँ, मैं कोई फॉरेन मिनिस्टर हूँ, मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। मैंने जो कहा पार्लियामेंट में कि हम $55 बिलियन का इकोनॉमिक हेल्प बांग्लादेश को दे रहे हैं, और हम उनको बिजली दे रहे हैं। अडानी ने 5 बिलियन का पावर प्लांट झारखंड में डाला, और उसकी भी उनको भी पैसे नहीं मिल रहे। अडानी को पहली मर्तबा अडानी को कहीं से पैसे नहीं मिल रहे, तो बांग्लादेश से नहीं मिल रहे हैं। ये भी बड़ी ताज्जुब की बात है। अब वहाँ पर जो माइनॉरिटी पर जुल्म हो रहा है, हम तो बोले हैं, मैं तो पहले ही बोला हूँ, मगर सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर शेख हसीना क्यों बैठी हुई है? क्या दिक्कत है बैठने में? अरे यहाँ पर बैठकर आप जो है इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? अच्छा, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या मोदी सरकार उन स्टेटमेंट्स को वेट कर रही है, नहीं कर रही है। मगर बांग्लादेश के माइनॉरिटीज पर उनको कंट्रोल करना चाहिए, और खुद मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जवाब दिया कि फॉरेन सेक्रेटरी गए शेख थे। हसीना को लेकर एक फॉरेन पॉलिसी भारत की पहले से रही है, ये कंटिन्यूटी वाली क्या? पॉलिसी है। ना, देखिए, कंटिन्यूटी ना, कोई नहीं, गलत है। सर, हम तो कह रहे हैं एमईए बंद कर दिया जाए, हैदराबाद में वहां पर खोल दिया जाए। सुन तो लीजिए, आप बार बार हैदराबाद से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं मुझे नहीं मालूम, मगर शायद आपको हैदराबाद अच्छा लगा होगा वहाँ पर। मगर ये बताइए कि हमारी देश की फॉरेन पॉलिसी उस देश से होगी या किसी फैमिली से होगी? फैमिली से नहीं है ना, हमारी फॉरेन पॉलिसी बांग्लादेश से है। वहाँ पर वहाँ की जनता ने कुछ फैसला किया। हमारा बोलना ये है कि हम $55 बिलियन का उनको वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारे ट्रेड है। अच्छा, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कॉन्सुलेट वीजा देता है बांग्लादेशियों को भारत आने के लिए। एक परिवार से नहीं है, वहां की नरमपंथी आवाज से है। वहां की नरमपंथी वर्सेस चरमपंथी जो लड़ाई है, वो आप और हम बहस कर ले, मगर वहां पर सरकार तो अब यूनुस की है, वहां पर उनसे बात करना पड़ेगा, और बात करना जरूरी है। उसमें बात नहीं करें तो कैसा होगा? मगर मेरा ऑब्जेक्शन इस बात पर है कि बांग्लादेश में वहां के माइनॉरिटी पे जुल्म हो रहा, और भारत के मुसलमान को कटहरे में खड़ा कर रहे हैं। अगर कोई मिल जाए तो उसकी आरती उतारो, ये क्या बात है? ये क्या बात है?
ये जो नफरत फैलाई जा रही है बांग्लादेश के नाम पर भारत में मुसलमानों के ऊपर, ये बिल्कुल गलत बात है। कहाँ नफरत है सर, कहाँ अरे डर आप है, देखिए कहाँ भाई, देखिए तो मैं अपने आप मैं को। आपको वीडियो दिखाता हूँ। एक महाशय कह रहे हैं कि अगर कोई मिल जाए दाढ़ी वाला और फिर वो टोपी हो, फिर वो क्या बोलते हैं, वो बांग्लादेशी हो, उसकी आरती उतारिए। और महाराष्ट्र में क्या बोला जा रहा था, नहीं। हमने तो ये मिनट ज्यादा इंटरव्यू रखा था, लेकिन 15 मिनट का एक आया था बीच में। हाँ तो क्यों हुआ बताता हूँ। 15 मिनट क्या नहीं, था 15 महाराष्ट्र मिनट क्या है, में? 15 मिनट क्या है। मैं अगर बोलूंगा कि अंजना ओम कश्यप के साथ मेरा सिर्फ 15 मिनट का शो है, तो क्या बोलेंगे आप लोग, ओह हो गया, क्या मतलब, सब बकवास है। अरे हम इतने मासूम है आप कि 15 मिनट आप क्यों बोल रहे थे, लोग समझ नहीं देखिए पाए। मीडिया अगर किसी चीज से हमको घेरेगा तो हम वही बोलेंगे, उल्टा बोलेंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं, अपनी बात, यही क्या बात है। आप मेरे को बोलेंगे 15 मिनट, तो बोला हाँ 15 मिनट लो, 15 मिनट और लो, बोलेंगे। जो मना किया जाएगा वही बोलेंगे। हाँ बोलेंगे, क्यों नहीं वो कहते बोलेंगे। हैं वंदे मातरम बोलिए। हाँ? वो बार बार कहते हैं वंदे मातरम, भारत माता की अगर जय कोई बोलिए। वंदे मातरम पड़ेगा मैं साथ खड़े हो जाऊंगा, इज्जत करूंगा, नेशनल सॉन्ग है। मगर आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। जनगण मन है, नेशनल एंथम है, खड़े होते हैं, फकर से पढ़ते हैं हफ्ते में 3-4 मरता और फंक्शन में। मगर ये आप बोले ना वो कह दिया तो मैं क्या करूं। मैं वो नहीं करेंगे। नहीं, क्यों करेंगे। अरे आप मीडिया अगर यूं करेगा तो हम भी कर सकते हैं ना कुछ भी। इलेक्शन पर आते हैं वापस और उसी के साथ अपने अंत की तरफ बढ़ेंगे। संभल में हुई हिंसा के बाद एक नई बहस छिड़ गई है। अभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है आप 4 हफ्ते में हलफनामा जल्दी से इस पर दीजिए, फिर मामले की सुनवाई होगी। लेकिन जो अभी तक पता चल रहा है, सरकार का ये मानना है कि जो उसमें बदलाव की जरूरत होगी तो बदलाव भी होनी चाहिए। सर्वे की मनाही उस एक्ट में नहीं है। संभल में सर्वे हो रहा था, कोर्ट ऑर्डर से हो रहा था, वहां लोगों ने पत्थरबाजी की और हिंसा हुई। मैं कतई जो मतलब वहां पर लोगों की मौत हुई है उसको सही नहीं ठहरा रही हूं, लेकिन उस पर आप लोग रोटी सेकने क्यों पहुंचते हैं। 5 लोगों की जान चले गई, जिसमें एक 17 साल का बच्चा भी है, और आप कह रहे हैं रोटी सेक रहे हैं। और पूरों को सीने पे गोली लगी, एक को पीठ में गोली लगी। क्यों मारा आपने। और आपको मालूम कि वो, मैं बार बार कह रहा हूं, वो लोग गए राइट ऑफ वे के लिए और झूठ बोले कि बाबरनामा, जो बाबरनामा का इंग्लिश में तर्जुमा किया उसके फुटनोट में लिख रहा है, उस ट्रांसलेशन में नहीं लिखा। आप एक बात बताइए, कानून है भारत की पार्लियामेंट ने बनाया, आप हर जगह खोदेंगे। कल मैं कोर्ट को जाके बोलूं प्राइम मिनिस्टर घर में मुझे खोदना है, वहां पर कुछ था, कहां रुकेगा ये पागलपन बताइए। विकसित भारत बोलते हैं 2047, ये विकसित भारत होगा। अगर मैं आज किसी के घर में जाकर खोदूं दिल्ली में, तो यकीनन खाने जहां खा का कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो मैं बोल दूं मेरी हो गई। वक्फ वाले कहते हैं कि सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अरे की जो ये मैडम बिल्डिंग है, देखिए सुनिए ना प्रभु, गुजरात वक्फ बोर्ड ने कहा है सर। सुनिए आप, मैं आपको समझा रहा हूं। जब ये वक्फ बोर्ड ने किया, सीओ ने किया, सीओ को गुजरात सरकार ने अपॉइंट किया, जब वक्फ बोर्ड एग्जिस्टेंस में था ही नहीं। ट्राइब्यूनल में कह दिया कि वो प्रॉपर्टी नहीं है वक्फ की। अब इससे बढ़ के और क्या करेंगे। हम ये बोल रहे हैं दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं, क्यों नहीं देते नरेंद्र मोदी, जिसकी कीमत आज 10,000 करोड़ के ऊपर है, दे दीजिए ना। वो नहीं दे रहे हैं। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जरूरी है, उसको भारत सरकार को फॉलो करना चाहिए। आप कहां कहां खोदेंगे, कहां 5 लोग तो मर गए और भी मरेंगे। ख्वाजा अजमेरी की दरगाह नहीं है, को 1901 में किताब पूरे लिखता है। दिल्ली में अभी जांच चल रही है। आज निजामुद्दीन औलिया में भी पुलिस पहुंची थी। जो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, हाँ, उनका आधार कार्ड चेक किया जा रहा है, कईयों का नहीं मिल रहा है। अरे भाई आप करिए ना, आपको कौन रोक रहा है। आप चेक करिए, कौन रोक रहा है, वो अलग बात है। मगर आप हर जगह जाके खोदेंगे, निकालेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसको फॉलो करिए, भारत को मजबूत रखिए, वरना ये हिंसा बढ़ेगी। आप जिन लोगों पे भरोसा कर रहे हैं ना, बीजेपी वाले, वो फ्रैंकेनस्टाइन बन जाएंगे, उन्हीं पे सवारी करेंगे जब उनको मालूम होगा। आखिरी के 30 सेकंड और 30 सेकंड में आप कैमरे में देखकर, क्योंकि मुझे कई बार चिंता होती है सर आपकी, क्यों तमाम ये संभल वाली रेस में आगे भाग रहे हैं बाकी पार्टियां। आप कहते हैं कि आप इंडिया गठबंधन में आपको कोई शामिल नहीं करता है। आपके लिए सुनहरा मौका है कि आप देश के मुसलमानों को ये समझाएं। आज तक से बड़ी कोई आवाज तो है मैडम, नहीं मैं आप कि वो आपको सिर्फ सुने नहीं, मैं आपकी आंख में आंख डाल, ना करें, वोट भी डालें। नहीं, मैं आपकी आंख में आंख डाल के बोल रहा हूं, जैसा आपने मोदी जी की आंख में आंख डाला, आपको कुछ नहीं होगा। मैं लाशों पे राजनीति नहीं करता, जिस तरह 2002 में हुआ, 84 दिल्ली में हुआ, 2022 में हुआ, दिल्ली में हुआ, हाशिमपुरा में हुआ, मलियाना में हुआ, 69 अहमदाबाद में हुआ। मैं लाशों पे राजनीति नहीं करना चाहता हूं, ना करूंगा कभी।
मैं ये कह रहा हूं कि उनको क्यों मारा गया, इंसाफ करो उन लोगों से, बस इतना मेरा मानना है। मुस्लिमों से कहिए ना वोट करें आपके लिए, किसके वोट लिए? नहीं कर अरे रहे। मैडम, हर चीज वोट पे क्यों आ जाती है? अरे तो करिएगा क्या अरे सर? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पॉलिटिक्स में कोई झाल बजाने अरे तो आता मैडम नहीं है। देखिए, चुनाव जीतने आता है अरे ना। चुनाव जीतेंगे ना, आज नहीं जीते कल जीतेंगे, मगर हौसला तो जिंदा है, हिम्मत जिंदा है। लोग देख रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं कि जो उनके हमदर्द हैं जी, क्या करके रख दिए उन लोगों को। होगा, तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। असदुद्दीन अवैसी साहब, आप आए एजेंडा आज तक में, आपने हर सवाल का जबरदस्त जवाब दिया, कई बॉल पर आपने छक्का भी मारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जी तो व्यूअर्स, आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि भाई मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि अंजना ओम कश्यप जी जब आती हैं असदुद्दीन अवैसी के पास, तो भाई सीरियसली उनको मतलब अल्फाज तो मिलते हैं सवाल करने के लिए, लेकिन सर जो जवाब देते हैं ना, ओए होए मैं वही कह रहा हूँ, जो सर बोलते हैं ना व्यूअर्स, वो वाकई ऐसे होते हैं कि वो लाजवाब कर देती हैं। मतलब यार सारी बातें छोड़े, आप ये देखें कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर उन्होंने मुद्दा उठाया बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर, ठीक है। जो बांग्लादेश के मुसलमान पहले पीछे रहते हैं उनके ऊपर मुद्दा कोई नहीं उठाता। सेकेंडली बात यहाँ पर मुसलमानों की और हिंदुओं की देखें, इन्होंने उठाई है अंजना ओम कश्यप जी ने सबसे बड़ी बात क्या उठाई है कि जी जो गरीब हिंदू है, मिडिल क्लास, ठीक है, सेम लाइक मतलब मिडिल क्लास गरीब एक ही है, ठीक है, मिडिल क्लास हिंदू और मिडिल क्लास मुस्लिम के लिए क्या मसला है। तो उन्होंने कहा मिडिल क्लास जो हिंदू हैं उनके लिए मसला कोई नहीं, जो मिडिल क्लास मुसलमान है ना उनकी इशू बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसा ही है, उनकी जो कन्वर्शिप है ना वो बहुत ख़राब। अच्छा मैं एक और बात बताऊं जी, ये जो अंजना ओम कश्यप है ना, इनको ये प्रॉब्लम है कि भाई आपको लोग पसंद करते हैं, आपको देखते हैं, बट आपको वोट क्यों नहीं डालते। लेकिन उन्होंने बात एंड में कितनी अच्छी और कितनी हसीन और साफ सुथरी की कि मैं लाशों को डाल के ना अपने वोट नहीं लेना चाहता, लाशें मतलब लाशें बिखेर के नहीं अपने पॉलिटिक्स करना चाहता, राजनीति बोलते हैं ना, राइट। तो यानी कहने का मतलब ये है कि धोखेधड़ी से, धोखेबाजी से जो वोट्स मिलते हैं लोगों को, वो लाशों को गिरा कर मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते हैं। यार बीजेपी की आप व्यूअर्स देख लेंगे, बीजेपी के जितने भी वोट्स मिले हैं वो लाशों के ऊपर ही हैं। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, बुजुर्ग गुजरात को देख लें, ठीक है, उस पे इनको सियासत चमक गई है। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो वो मणिपुर के जो इंसिडेंट्स हुआ था, ठीक है। फोर हम बात करते हैं बाबरी मस्जिद की, इसके बाद अभी जो सबसे बड़ा इंसिडेंस चल रहा है, जो होने वाला है अजमेर शरीफ की दरगाह, ठीक है, कि हटाओ। तो वाकई वो कह रहे हैं जहाँ का खजाना कहीं भी दिल्ली में किसी के घर में भी खोद दूंगा, कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा। तो क्या वो चीज़ मेरी हो जाएगी? असेंबली के अंदर सबसे बड़ी बात और व्यूअर्स जिन्होंने यही उठाई है ना कि अगर मैं कहीं भी कुछ खोद दूँ तो वो क्या, अगर मेरा निकलेगा तो क्या मेरा हो जाएगा? मतलब कुछ भी निकलेगा क्या वो मेरा हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये तो बिल्कुल ही अजीब सा ही मुद्दा उठाया हुआ जी कि उसको खोदें और उसमें से क्या निकलेगा जी? उनकी मंदिर, कान्हा जी का मंदिर निकलेगा। हाँ, कान्हा जी का मंदिर निकलेगा और शिवनरी आई थिंक कुछ ऐसा ही, ऐसा ही कुछ जन्मभूमि आई थिंक शिवनरी कुछ ऐसा ही है। और वहाँ पे देखिए मैं सबसे बड़ी बात, अगर वो थी तो खोदने से क्या निकलेगी यार? खोदने से तो कुछ भी नहीं निकलेगा। वैसे देखा जाए तो कहीं भी कुछ भी निकल सकता है, लेकिन लाजमी कि उसी जगह के अंदर हो। तो सबसे पहली बात तो कुतुब मीनार खोदे ना। अभी तो वो दिल्ली में वो निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पे भी पुलिस आई हुई है, उधर भी एक सिस्टम लगेगा। अब उधर से कुछ ना कुछ उधर से निकालेंगे, कुछ ना कुछ इधर से निकालेंगे। सब खोद दो, पूरा हिंदुस्तान खोद दो, कुछ ना कुछ निकलेगा। और दूसरा ये है कि ज़रूरी ये नहीं होता कि आपको वोट डालो और आपकी वाह हो रही है। सबसे बड़ी बात है व्यूअर्स, पता क्या खोदे? मोदी जी का घर। मोदी जी का घर, क्या पता कितना खजाना छुपा के रखा हुआ घर के अंदर। फंस गया सीएम। मेरे कहने का मतलब देखिए ये है कि आप जो इनको कह रहे थे ना, असदुद्दीन साहब को कह रही थी कि आप जी लोगों के जो है ना वोटों में नहीं है, वैसे ही आप दिखने में और आप वायरल वीडियोस में ही हैं। तो वो भी सही कह रहे हैं ना, मैं दिलों में हूँ, मैं हक पर हूँ। हक की बात पर तो वो है ना, अगर उस तरह नहीं है, वोटों में नहीं है। तो देखिए यहाँ पर व्यूअर्स जो मुद्दा उठता है ना, वो 90s 40 का मेरा ख्याल है, 1940s का दौर है, ठीक है, 90s का नहीं, 1940s का। क्योंकि सेम लाइक वहाँ पर जब जिना की और गांधी जी की बातें होती थी ना, वो भी यही होती थी कि दो कौमी नज़रिया, सेम लाइक मतलब मुस्लिम से हिंदू। तो मुझे लगता है कि जो राजनीति उस टाइम चल रही थी ना, वो राजनीति व्यूअर्स अभी चल रही है, ठीक है। और देखा जाए तो सेम वही है कि कोई भी हिंदू उठकर आता है तो वो मुस्लिम के ऊपर ही अटैक करता है, ना कि क्रिश्चियंस के ऊपर, ना कि यहूदियों के ऊपर, जिन्होंने सबसे बड़ा जुल्म किया है फ़लस्तीन के ऊपर, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सब छोड़ दो, इंसानों को मारा, ये सबसे बड़ा जुल्म किया, उनको बारे में कोई नहीं बोलता, ठीक है। मुस्लिम्स के बारे में बोलते हैं कि यार तुम ये क्या। अब इंडिया को देख लें, इंडिया कितने जो लोग हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, जो आरएसएस के सपोर्ट करते हैं। आरएसएस तो जमात तो है ही गुंडों की ना, मैं तो मतलब सीधे अल्फाज बताता हूँ, वो तो जमात जितनी भी वो तो है ही गुंडों की। सेम लाइक क्या बात है
कि बात व्यूअर्स ये है कि वो मतलब सपोर्ट करते हैं उनको जो जुल्म करते हैं, जो जुल्म के ख़िलाफ़ उठते हैं, उसको सपोर्ट कोई भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि व्यूअर्स वही बात है ना कि उसको उस इंटर्नशिप को स्टार्ट करना पड़ेगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 पे जाना पड़ेगा, वो डायरेक्ट 100 पे पहुँचे हुए। तो जो ऊपर है ना, जिसका पल्ला भारी है, तो व्यूअर्स उसी तरफ लोग जा रहे हैं। मतलब ये नहीं देख रहे कि यार ये कमज़ोर है, इसकी हेल्प करनी चाहिए, नहीं, जो मजबूत है उनके साथ मिलकर कमज़ोर को तोड़ो। इंडिया के अंदर इसराइल का पर्चा लहराया जा रहा है, फ़लस्तीन का नहीं। और इसराइल में आप चले जाएँ तो उन्होंने, मेरा ख्याल है उनको ये भी नहीं पता होगा कि इंडिया हमारे साथ है या नहीं और हमें इंडिया की ज़रूरत है या नहीं। क्यों? क्योंकि व्यूअर्स वो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो उनका नेटवर्क जो है वो चल रहा है और मज़ीद आगे से आगे जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस तरह के जो लोग हैं जो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और वो आगे से आगे जा रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा, जो हिटलर था ना, उसने व्यूअर्स ये यहूदियों के ख़िलाफ़ जंग इसी वजह से की थी क्योंकि वो जानता था कि ये बहुत ही नीच और बहुत ही गंदी किस्म की कौम है। इसी वजह से उसने चंद लोगों को छोड़ दिया था ताकि आगे दुनिया को पता चले कि मैंने इन लोगों को ख़त्म क्यों किया था। इसी वजह से लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं जी, इसराइल वालों को क्यों कर रहे हैं जी? बस मुसलमानों को दबाया जा रहा है। अगर यही मुद्दा ना व्यूअर्स, अगर इसराइल यही मुद्दा क्रिश्चियंस के ऊपर करता ना, तो मेरा ख्याल है कि कोई भी इसराइल को सपोर्ट नहीं करता। क्यों? वो कहते हैं ठीक है यार, दफ़ा करो, उसको मार रहे हैं, क्या नाम है इसका, क्रिश्चियंस को मार रहे हैं, बस ठीक है यार, इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, गंदे लोग हैं। अब मुस्लिम्स को मार रहे हैं ना फ़लस्तीनों में, इस वजह से इन लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है क्योंकि वो गलत कर रहे हैं, और गलत जो कर रहा है ना आज के दौर में, लोग उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा। और इतनी मज़े की बात लगी है जी उनकी, वो कहती हैं क्या नाम है इनका, अंजना ओम कश्यप कहती हैं उनको कि मैंने मोदी जी की आंखों में आंखें डाल के सवाल किया है तो उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया, इतने मज़े से जवाब दिया उन्होंने। कहते हैं तो शुक्र है कि आप इधर बैठी हुई हैं, शुक्र है आपने आंखों में आंखें डाल के बात किया, लेकिन आप बची हैं, ये बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। मतलब इस तरह की बातें हैं कि देखो उनको किसके साथ मिला रही हैं, उनके साथ मिला रही हैं, मोदी जी के साथ मिला रही हैं ना उनको, असदुद्दीन को जो मिला रही हैं, मतलब किसके साथ मुकाबला करवा रही हैं, ये तो दुनिया को भी पता है, लोगों को भी पता देखिए है। मैं सीरियस बताऊं, ये तो उनको खुद को भी पता है, अंजना ओम कश्यप जी को खुद भी पता है कि दोनों का मुकाबला नहीं हो सकता, क्योंकि एजुकेशन और नॉन एजुकेशन का कभी भी कंपैरिजन नहीं होता, ना ही उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ होता है, ना ही उनका कंपैरिजन होता है, और ना ही उनके अंदर कोई विन लॉस का होता है, क्योंकि सबको पता है कि यार जिसके पास एजुकेशन है डेफिनेटली वो हक पे होगा और वो समझदार होगा। तो भाई असदुद्दीन अवैसी जो है, आपको पता है व्यूअर्स की एजुकेशन है और वो नॉन एजुकेशन है, तो बहुत फ़र्क है व्यूअर्स। ये तो एक अजीब सी बात हुई ना कि मतलब एक पढ़े लिखे इंसान को एक जहल के साथ कंपैरिजन किया जाए, तो ये तो बात मानने से इनकार है। सो व्यूअर्स, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो पसंद लाइक करें, शेयर करें, कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।